प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को फिर से स्वागत है। और कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत मैंने फिजिक्स की बहुत सारी चैप्टरों को मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, आप वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो श्रृंखला प्रारंभ हुआ है वह भारतीय संविधान को लेकर हुआ है और पहला ही वीडियो मैंने डाला, उसका बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि इस श्रृंखला आगे भी जारी रखा जाए। तो संस्थान के द्वारा यह लगातार आपके द्वारा ये आपके डिमांड पर यह वीडियो लगातार प्रसारित होते रहेंगे। आपके कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करेंगे। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये भी मुझे और मुझे संस्थान को भी यह सबको प्रेरित करेगा आप तक यह सकारात्मक और शिक्षाप्रद वीडियो लाने के लिए अभिप्रेरित करेगा और नए नए टॉपिक्स और अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें रखी जाएगी। खासकर नए बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं इस संस्थान से जुड़ सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुझे 8743094288 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा न समय लेते हुए पॉलिटी की एक नई श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं जो वीडियो शुरू करने जा रहा हूं वह है कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जिस कंसेप्ट के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की सामान्य अवधारणा क्या है, भारतीय संविधान में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध भारतीय संविधान से क्या डायरेक्ट रूप से समझता है। इन सारी विषयों पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, इस पर हम आज डिस्कशन भी करेंगे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं, भारतीय संविधान की सामान्य अवधारणा। भारतीय संविधान की सामान्य अवधारणाएं, सामान्य अवधारणाएं। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल उत्पन्न होता है कि सामान्य अवधारणाएं से आप समझते क्या है। भाई सामान्य अवधारणा क्या होता है, पर इस चीज को समझ लेते हैं। अवधारणा का मतलब क्या होता है, एसेसमेंट जिसको कहते हैं। हम एसेसमेंट उस चीज का करते हैं जिसके बारे में हमने गहन अध्ययन नहीं किया है, फिर भी उसकी ऊपरी स्ट्रक्चर को देखकर कुछ कुछ मन मस्तिष्क में कुछ एजम्पशंस करते चले जाते हैं, उसे ही कहते हैं अवधारणा। और यह अवधारणा विशेषज्ञात्मक भी हो सकता है और एक जनरल असेसमेंट भी हो सकता है। तो हमें जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऊपरी सतह को देखना है, जो जनरल जो असेसमेंट करना है, वह समान अवधारणा के आधार पर करना है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान की समान अवधारणा के रूप में क्या क्या है। तो यह समान अवधारणा के आधार पर उसके फीचर्स का ही हम एवेल्युएशन करेंगे या उसके फीचर्स के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह होगा जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि जनरल असेसमेंट के ऊपर। तो पहले नंबर बात है कि इस असेसमेंट के अंतर्गत हम विशेषताएं को ही लिखेंगे, फीचर्स को ही लिखते हैं, यानी कि भारतीय संविधान की समान सी विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता यह होनी चाहिए, यह भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संक्षिप्तता।
बहुत गौर से इस लेक्चर को सुनिएगा ताकि पीटी से लेकर मेंस तक के स्तर तक असर्शन रीजनिंग के जो सवाल आते हैं, खासकर यूपीएससी के लेवल के सवाल भी आप सोल्व करने की स्थिति में रहेंगे। पहले नंबर जो हमारा जनरल जो असेसमेंट लगाते हैं वह है संक्षिप्तता, यानी कि यह अपने फीचर्स में यह शॉर्टनेस, यानी कि उसको ब्रीफ, यानी कि जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ब्रीफ के रूप में या संक्षिप्त के रूप में या शॉर्टनेस के रूप में इसकी पहली फीचर यह है। यानी कि इसका प्रमुख लक्षण यह बताता है कि इसमें संक्षिप्तता है, यानी भारतीय संविधान का जो मूल अभिलक्षण है, आवश्यक लक्षण है, वह विद्वानों के अनुसार इसका मूल लक्षण है कि इसमें संक्षिप्तता है। यानी कि जो संविधान संक्षिप्त होगा वही संविधान श्रेष्ठ होगा। आपसे एक छोटे या 30 नंबर या 50 नंबर के व्याख्या में प्रश्न आ सकते हैं कि छोटा संविधान या संक्षिप्त संविधान श्रेष्ठ संविधान होता है, व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संक्षिप्तता क्या है, इसको हम समझते हैं कि भारतीय संविधान अपने मूल स्वभाव में संक्षिप्तता कैसे है और संक्षिप्त संविधान श्रेष्ठ कैसे होता है। देखिए, संक्षिप्तता का मूल भाव समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 85 वर्ड्स हैं जो मूल संविधान में थे, हालांकि उसके 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द और जोड़ दिए गए, तो टोटल नंबरों की संख्या जो हो गई, वर्ड की संख्या जो हो गई, वह 88 हो गए, यानी कि 88 शब्द हो गए। तो एक एक फैक्चुअल चीजों को भी ध्यान में रखते जाइएगा कि लेक्चर में क्या बोला जा रहा है। और जब ये 88 शब्द हो गए तो यह 88 शब्द यह इंगित करता है 88 वर्ड जो है यह पूरे संविधान का आईन है, आईना है, यानी कि यह झलक है, यह ग्लिम्पस है। इसी चीज का व्याख्या संविधान के हर चैप्टर या अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी अलग अलग या समय समय पर इसमें संशोधनों के द्वारा इसको व्याख्यायित करने का, अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके मूल भावना में कहीं भी खरोच नहीं आया है। उसकी मूल भावना यथावत बनी रहती है। इस चीज की भी हम चर्चा करेंगे। यह पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास कंसेप्चुअल चीजों पर आधारित है। इसमें बहुत ज्यादा तथ्यात्मक पहलू का प्रयोग करके आपको बोझिल या लेक्चर नहीं किया जाएगा। पहली नंबर बात है कि यह पहला ही यह स्पष्टीकरण देता है कि इसमें भारतीय संविधान में संक्षिप्तता है। तो आपको यह पैराडॉक्स की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी कि एक तरफ तो कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है संक्षिप्तता लिए हुए है, और दूसरी तरफ हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यह मूल स्वरूप में संक्षिप्त कैसे हो गया सर? यह तो पैराडॉक्स की स्थिति हो गई। यह तो अपने आप में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में जो भी शब्द लिखे गए हैं वह संक्षिप्त लिखे गए हैं, यानी कि उसमें संक्षिप्तता है। उस पूरी चीज को अगर व्याख्यायित कर दिया जाए तो वह काफी लंबी चौड़ी संविधान हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का अंतिम रूप से व्याख्यायित करने का और उसमें हिंड्रेंस जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट है या जो मूल भावना है, उसको व्याख्यायित करने का अंतिम रूप से जो अधिकार दिए गए हैं वह सुप्रीम कोर्ट का है। इसीलिए हम कहेंगे भारतीय संविधान संक्षिप्तता लिए हुए है, जरूरत पड़ने पर उसको व्याख्यायित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। यानी कि अब आपको ये शॉर्ट टिप्पणी में आ सकता है कि संक्षिप्त संविधान श्रेष्ठ संविधान कैसे का निर्माण करता है, तो हम कहेंगे
अगर मान लिया जाए कि उसमें बहुत सारे समय अगर उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे तो बहुत बोझिल हो जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का अनुपालन करना तो दूर की बात, उसे लोग बोझ समझ लेंगे और वह बोझ किसी भी स्वस्थ राष्ट्र और समाज के लिए वह अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संक्षिप्त संविधान अच्छा संविधान होता है। इसलिए देखते होंगे कि विकसित देशों में बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। उसके पीछे कारण यह है कि वह समाज पहले से परिपक्व है, जबकि हमारा आजाद हुए कम समय हुए हैं और एक्चुअली हमारी बहुविध संस्कृति वाली समाज है और हर की अपनी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हर परिस्थितियों के अनुसार समय कालानुरूप के साथ कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और पिछले ही वीडियो में बताए थे कि भारतीय संविधान, हम सिर्फ संविधान वाले या कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश नहीं है, क्योंकि हम संविधान बाद वाले देश है, यानी कि इसमें निरंतर समय के साथ, काल के साथ, परिस्थितियों के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते चले जा रहे हैं। यह संविधान भारत का मूल अभिलक्षण को सिर्फ या परिभाषित नहीं कर रहा है, बल्कि उसे समर्थित भी कर रहा है। तो आप इन सारी लेक्चरों के माध्यम से आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर होती जा रही हो कि यह संक्षिप्तता किस स्थान पर होगा, यानी कि इस भारतीय संविधान संक्षिप्तता है, उसे व्याख्यायित करने का अंतिम रूप से अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है और संक्षिप्त इतिहास ही श्रेष्ठ संविधान होता है, ऐसे विद्वानों का विचार है। क्योंकि उसकी आत्मा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, उसके प्रियम्बल में ही समाहित कर दिए गए हैं, यानी कि उसमें संक्षिप्तता के अभाव तो भले ही है, लेकिन वही उसकी मूल है, आत्मा है, ये आवश्यक लक्षण है, अभिलक्षण है। और विद्वानों के विचार में संविधान जितना संक्षिप्त होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। तो आप हमारे इस वक्तव्य के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय संविधान की प्रथम विशेषता जो है वह संक्षिप्तता है, यानी कि शॉर्ट ब्रीफनेस है। दूसरा जो मूल अभिलक्षण है वह अभिलक्षण है व्यापकता। अब आपको भारतीय संविधान के मूल अभिलक्षण को जानते हुए क्या सुखद आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ऐसे प्रश्न हमें क्या विचलित नहीं करेंगे? एक तरफ आप संक्षिप्तता कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप में समाहित लिए हुए व्यापकता है। व्यापकता है, व्यापकता का तात्पर्य क्या है कि अपने में बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए है। समाहित करने का मतलब यह है कि मैं आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि भारतीय संविधान जो है प्रगतिशील संविधान है। हमारी सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समय टू समय या बदलते परिदृश्य में आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा संविधान, भारतीय संविधान, एक प्रगतिशील संविधान होने के साथ साथ संविधानवाद वाले देश के अनुरूप करता है। इसलिए इस राजनीतिक बारीकियों और उनकी जो मूलभूत भावनाएं हैं वह दिन पर दिन परिस्थितियों के अनुसार बदलती जाती है। उन परिस्थितियों को व्याख्यायित करने और उसकी डिमांड और परिस्थितियों के अनुसार जो है उसमें व्याख्यान करने की और उसे स्पष्ट करने की जरूरत पड़ती है। और कई बार इसी व्याख्यान और स्पष्टता के लिए कई बार यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान अपने मूल भावना में संक्षिप्त तो दिखता है, लेकिन व्यापकता के गुण अपने में समाहित किए हुए हैं। आपको ऐसे शब्दों या वाक्यों को सुनकर बहुत आश्चर्य महसूस होता होगा कि संक्षिप्तता के साथ व्यापकता कैसे है। तो मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको व्याख्यायित करूंगा या उदाहरणों के साथ समझाना चाहता हूं, तो आपको यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा।
जैसे मान लिया जाए बी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर असेंबल्ड हियर और ए गैदरिंग हियर टू मेक ए आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। ऐसे वर्ड जो है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये शब्द आए, यानी कि उसमें लोकतंत्र का मतलब क्या है, स्वतंत्रता आया है तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा, यानी कि उसमें बहुत सारे वर्ड आएगा। बी द पीपुल, हम लोग का तात्पर्य क्या होता। यह देखने में संक्षिप्तता तो लिए हुए है, इसलिए फर्स्ट का संक्षिप्तता को हमको पुष्टि करता है, लेकिन इसकी व्यापकता बहुत है, अधिक है। यानी कि जब हम इसका व्याख्या करते हैं, जैसे समाजवाद शब्द आएगा, सोशलिज्म शब्द आएगा, उसकी व्यापकता बहुत अधिक है। सामाजिक या समाजवाद से आप समझते क्या है, उसकी कितनी बड़ी व्याख्या हो सकती है, समय समय पर इसमें परिवर्तन की कितनी आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या किया जा सकता है, या उसको सही रूप में जिसका संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित स्पष्ट रूप से नहीं हुए, उसे अंतिम रूप से व्याख्यायित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। यानी कि इन सभी तात्पर्यों या तथ्यों को अगर ध्यान में रखे जाए तो भारतीय संविधान संक्षिप्तता के साथ साथ व्यापकता की भी गुण अपने में समाहित या समाकलित किए हुए हैं। अब आपको स्पष्ट होंगे, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अस्पष्टता और निश्चितता क्या भारतीय संविधान का एक आवश्यक गुण है? अगर गुण है तो कैसे गुण है? इनको कैसे पारस्परिक रूप से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं? यानी कि क्या इनके अंदर विवाद उत्पन्न नहीं होता है क्या, या विवाद निर्विवाद रूप में है? इन सब की हम व्याख्या करेंगे। तो भारतीय संविधान में अस्पष्टता और निश्चितता कैसे है? अस्पष्टता और निश्चितता किस आधार पर कहेंगे? निश्चितता किस प्रकार से है ये आप स्पष्ट करेंगे। यानी कि इसमें कोई वेगिंग नहीं है, वेग नहीं है, या फिर इसमें सर्टेनिटी के लक्षण है, यानी कि सर्टेन है। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा, निश्चितता किस प्रकार का है मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान में निश्चितता किस प्रकार का है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ तो आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि आपका यह तर्क है कि सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक चेतना में आ रही समयगत बदलाव के कारण हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, और जब अमेंडमेंट हो रहा है तो फिर यह निश्चितता कहां से आ गई? यानी कि यह शब्द जो आप बोल रहे हैं उसमें तो पैराडॉक्स की स्थिति है। लेकिन इसका दूसरा लाइन अवश्य रूप से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, यही कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर करवाएगा यूपीएससी जैसे एग्जामों में, क्योंकि वह सतही ज्ञान नहीं पूछा जाता है, और यह जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सतही ज्ञान नहीं देता है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ तथ्यात्मक पहलुओं से रूबरू कराना न मेरा उद्देश्य है, न संस्थान का मोटो है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस संस्थान से जुड़े हैं तो आप ऐसे ज्ञान लेकर जाए जो आपको मेंस पीटी और अंतर्व्यक्तिक कौशल तक आपके पर्सनालिटी को इन्हांस करे, और सिर्फ आपके पर्सनालिटी को इन्हांस न करे बल्कि आप जब लेखनी के स्तर पर और अधिक क्षमता पर आपकी विश्लेषण तक, बुद्धिवाद और विश्लेषण की अद्भुत क्षमता का विकास हो सके, सिर्फ इस विषय को लेकर नहीं बल्कि अन्य संदर्भित विषयों में आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। फिर ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ तो कहते हैं कि इसमें निश्चितता है, और दूसरी तरफ आप समय टू समय आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, तो यह निश्चितता पैराडॉक्स की स्थिति यानी कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाएगी क्या? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में रंगाई पुताई रंग रोगन का कार्य समय समय के साथ उसमें बहुत सारा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करते चले जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी नींव ही आप जड़ से खोदकर फिर नया स्ट्रक्चर करते हैं, नहीं।
तो भारतीय संविधान का मूल स्वरूप यही है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूल रूट है, जो सोल है, आत्मा है, जिस पर हमारी भारतीय संविधान की जीवंतता है, भारतीय संविधान एक जीवंत मानव है, संविधानवाद वाले देश हैं, और यह सब कुछ तब संभव हो पाता है जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक तरफ तो इसे अधिकार दिया गया है कि आप समय परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस परिवर्तन करते समय इस बात का मूल रूप से ध्यान रखा जाए कि इसके मूल स्वरूप, इनकी मूल भावना, इनके सोल रूट में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इसीलिए इसी आधार पर कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी निश्चितता है, क्योंकि हम लोकतंत्रवादी देश के हैं। हम संप्रभुता सिर्फ स्वयं में ही निहित करने वाले नहीं हैं, हम दूसरे की संप्रभुता का कद्र करने वाले भी लोग हैं। सिर्फ हम लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि अपने स्वभाव में लोकतंत्र का फीचर्स भी रखते हैं। यानी कि हम इस रूप में न सिर्फ बातें को रखते हैं, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की स्पष्ट रूप से उल्लेख है और स्पष्ट रूप से निश्चितता का भाव है कि इसके मूल स्वरूप में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र रूपी जो ये सारी चीज है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रति व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, स्टेट के क्या ड्यूटीज है, स्टेट के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, कैसा वह लोकोन्मुखी कार्य कर सकता है, सब चीज में स्पष्टता है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम उद्देश्य यही है और अंतिम रूप से यही उद्देश्य किया गया है कि सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके, और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब सभी को फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित किया जा सके, उनकी रक्षा की जा सके। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था इसलिए की गई है कि सभी को न्याय मिल सके, और जब जिस देश में न्याय मिलता है वहां पर सुशासन और पूरे लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है। हमारे यहाँ इस बात की भी सुनिश्चित किया गया है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में कार्यों का बंटवारा किया गया है, और यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन्हें क्या अधिकार दिया गया है, क्या कर्तव्य है। यहाँ इस मुद्दे पर किसी प्रकार की टकराहट की स्थिति नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन नंबर या अनुच्छेद जो आर्टिकल्स है 50 में इसकी चर्चा की गई है, यह स्पष्ट निर्देश और स्पष्ट उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपने मूल स्वरूप में स्पष्ट भी है और निश्चितता लिए हुए है, यानी कि सर्टेनिटी है एंड नो रिलेटिविटी नहीं है, वेग की स्थिति नहीं है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की संक्षिप्तता है, व्यापकता भी है, अस्पष्टता है, निश्चितता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स को ही निकाल दिया जाए, इस पर अगर चर्चा न की जाए, तो हमारे इस पढ़ाने लिखाने और कॉन्स्टिट्यूशन की जिसकी हम दुहाई आज दे रहे हैं, यह सब कुछ निरर्थक साबित होगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स इज ए बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की यह रीढ़ की हड्डी साबित होती है फंडामेंटल राइट्स। और किसी राष्ट्र की संप्रभु बनाने में, किसी राष्ट्र को अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में एक जिम्मेदार देश बनाना है और लोगों को देशोन्मुख बनाना है, राष्ट्रोन्मुख बनाना है, एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करना है, एक जिम्मेदारीपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना है, और लोगों में जो देश प्रेम की भावना निहित करना है, अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स रूपी संजीवनी को हटा दिया जाए, प्राणवायु को निकाल देता है, तो लोकतंत्र बड़ी आसानी से दम घुट देगी।
एंड द लो फंड यानी कि आपका फंडामेंटल राइट्स के बिना यह लोकतंत्र अपनी अंतिम सिसकियां लेते हुए कभी भी दम तोड़ सकती है। इसीलिए आप देखते होंगे गाहे बगाहे कि पड़ोसी राष्ट्र में लोकतंत्र यानी कि फंडामेंटल लोकतंत्र का सही से विकास नहीं हो पाया, तो वहां आम जनता के फंडामेंटल राइट्स का कितना वायलेशन होगा, कितना अवहेलना हो रहा है, यह प्रत्यक्षम प्रमाणम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सब कुछ अब सवाल उत्पन्न होता है कि सर इसकी व्याख्या करते करते कौन सा गारंटर है, कौन सा ऐसा है, एक आम व्यक्ति है, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति है, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, एक रेरी पेटरी पर बैठने वाला व्यक्ति है, उसके भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन सुनिश्चित करवाता है उसके फंडामेंटल राइट्स को, उनके मौलिक अधिकार को, उनके अधिकारों से कोई मरहूम न कर दे, कोई इसको कौन सा सुनिश्चित कराएगा? फंडामेंटल राइट को सुरक्षा या गारंटर देने वाला कोई नहीं होना तो चाहिए। हाँ है, वह गारंटर है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटर देने वाला है हमारी न्यायपालिका, और न्याय में हमारी आस्था है। कहा जाता है कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं। फंडामेंटल, जब हम गवर्नमेंट पढ़ते हैं, सरकार पढ़ते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। उसमें होगा लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी। और जुडिशरी का वही काम है जो अंतिम रूप से व्यक्ति के न्याय दिलाना, यानी कि न्यायप्रिय सरकार तभी हम कहते हैं क्योंकि उसमें उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। और जिस देश में या जिस राष्ट्र में न्याय न मिले, यानी कि जुडिशियरी नहीं हो, या जुडिशियरी सही ढंग से काम नहीं प्रॉपर ढंग से करती है, उससे हम न्यायप्रिय सरकार तो कहते नहीं है। और लोकतंत्र की वहां सही मायने में वह सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि लोकतंत्र को मजबूती बनाने के लिए यह होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्र और अधिक से अधिक जो उनके अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अलावा नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने वाला कोई गारंटी देने वाला अगर कोई होना चाहिए, तो वह खिलाड़ी अगर होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि न्यायिक चीज होते हैं, न्यायिक संस्थान होते हैं। और यह न्यायिक संस्थान को सुनिश्चित कराने वाला, आपके अधिकार को सुरक्षा देने वाला, उसकी गारंटर देने वाला अगर कोई है तो वह सुप्रीम कोर्ट ही है। इसलिए मौलिक अधिकार के बिना, कहा जाता है कि मौलिक अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करता है तो वह राष्ट्र का एसेट्स कैसे बनेगा, राष्ट्र निर्माता कैसे बन सकता है, वह राष्ट्र के लिए बोझ हो जाएगा, राष्ट्र के लिए एसेट नहीं होगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स इज ए मेडिसिन और ए एयर ऑफ कंट्री assets, and that particular of the man's to enhance a inner personality of the that particular of the man। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है यह संजीवनी की बूटी की तरह है जो मानव के व्यक्तित्व को निर्माण करता है एसेट्स के रूप में। हालांकि बहुत सारे गाये बगाए इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, लेकिन इस फंडामेंटल के राइट्स के बिना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास नहीं किया जा सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब इस फंडामेंटल राइट्स को ही कोरिलेट कर दीजिए। मैंने बार बार कह रहा था कि इसको कोई गारंटर देने वाला तो होना चाहिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक मूल फीचर यह भी होना चाहिए कि इस देश को एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। अब सवाल उत्पन्न होता है, एक एक कीवर्ड का हम ऑपरेशन करेंगे। सिर्फ न्यायपालिका क्यों नहीं लिखा सर? यह स्वतंत्र न्यायपालिका लिखना जरूरी है क्या? जैसे कि बहुत जगह पर लिखा हुआ है शुद्ध, ये मेरे यहां शुद्ध घी मिलता है। अरे घी अपने आप में शुद्ध होता है, पानी अपने आप में शुद्ध होता है, फिर इसमें शुद्ध घी लिखने का मतलब क्या है?
इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, और दाल ही काला नहीं है तो मुझे पूरे दाल ही काला लगता है। कहने का मतलब है कि यह कहना नहीं पड़े, इसका मतलब है कि अगर कोई को यह कहना करके यह विज्ञापन करना पड़े कि मेरे यहां शुद्ध घी मिलता है, इसका मतलब है कि बाजार में मिलने वाले घी में बनावटी घी है। इसीलिए उसी स्वरूप में इस भारतीय संविधान के संदर्भ में स्वतंत्र न्यायपालिका को देखने की आवश्यकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे यहां। कहने का मतलब यह है कि पहले जो होते थे हायरार्की सिस्टम में देखते होंगे या मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, तो राजा के काका 14वां लुई जो बोलता था कि माई वर्ड्स इज ए लॉ, मेरे शब्द ही कानून है। कहने का मतलब है कि वही व्यवस्थापिका है, वही कार्यपालिका है और वही न्यायपालिका है। वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में है कि सबके अलग अलग कार्य दिए गए हैं और किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है। इट इज not a accumulated in a one personality, but is a fragmentation in the three particulars different man or institution because of उसमें किसी भी प्रकार का घाल मिल की स्थिति नहीं होता है। इसलिए हम स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की बात करते हैं कि कार्यपालिका का काम है एग्जीक्यूटिव करना, उस कार्य को संपादित करना, यानी उस कार्य का इंप्लीमेंटेशन करवाना। अगर मेक ए लॉ का काम लेजिस्लेटिव कर रही है, कानून बना रही है, तो जुडिशियरी उसकी कानून की अवहेलना करने वाले को सजा देता है। यानी कि यह तीनों के बीच जब अलग अलग अपने कार्यों को लेकर संपादित करने की स्थिति आ जाती है, तो सामान्य सी भाषा में हम उसी चीज को कहते हैं दैट इज द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस पॉलिटी के स्तर पर यही होता है कि तीनों सिस्टमों के बीच सामंजस्य की स्थिति में सरकार अपने कार्यों को संपादित करे। लेकिन जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी भाषा या परिभाषा को टटोलने का प्रयास करते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज स्कोप उभर के आते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होते हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने से होता है, उसमें मैं ये लोकहित जनहित के मुद्दे जुड़ते चले जाते हैं, बहुत सारी स्कोप जुड़ते रहते हैं, जिसकी मैं परिचर्चा अपने प्रथम वीडियो में ही किया था। आप उस वीडियो को लिंक पर जाइएगा, आपको उन अवधारणाओं को समझने का प्रयास मिलेगा जो सतही किताबों में आपको ढूंढने से नहीं मिलता है। जब मेंस में यूपीएससी के मेंस को आप राइटिंग करने जाएंगे, आप अंतर्वैतिक कौशल के अंतर स्तर पर जब आपकी विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होगी, तो आप कहीं भी इंटरव्यू को आप बहुत गंभीरता या बहुत ज्यादा उसकी जो है हम कहते हैं कि उसकी जो कहते हैं कि बोझ से आप दबिएगा नहीं, बल्कि आप बहुत सहनशील स्वभाव से और बहुत सुखद अनुभूति करके अंतर्वैतिक कौशल करने जाएंगे, क्योंकि आपकी समझ पूरी तरह से साफ और सुंदर और सुलझा हुआ होगा। यह तभी इस स्थिति पर पहुंचेंगे जब इन लेक्चरों को बड़ी आसानी से और अमृत के घूंट के समान इसे पचाते आप चले जाएंगे और बहुत इस चीज को आप शालीनता के साथ सुनते चले जाएंगे, तो पूरी पॉलिटी आपको बोझ नहीं लगेगी, बल्कि आप इस गंभीरता को बहुत आसानी से और बहुत गम्य भाषा के रूप में आप इसे पचाते भी चले जाएंगे। और यह आपको सिर्फ सतही ज्ञान नहीं, बल्कि आपको एक बहु गहराई तक आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराएगा, जो खासकर यूपीएससी के एग्जामिनेशनों तक आपको काफी सहायता पहुंचाएगा। तो एक स्वतंत्र न्यायालय का क्या तात्पर्य हुआ, इसका हमने काफी घन परिचय किया। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी कितने गहन शिक्षण करवाती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन उसे आप समझते ही हैं, और समझते ही नहीं है तो फिर आपके उस वर्ड से परिचय नहीं होंगे। क्यों मैंने परिचय कराया, और स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य क्या होता है कि वह स्वतंत्र होकर किसी भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के दबाव के बिना वह स्वतंत्र रूप से अपने
न्याय को दे पाएगी। यानी कि कई बार तो ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकती है और उसे सचेत कर सकती है यह संविधान की मूल आत्मा का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार इसे एक नए रूप देने का प्रयास करेगी और कहती है भी है कि यह तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्याय सक्रियतावाद के गुण होते हैं। यह अलग विवेच्य का विषय होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खैर, आगे चलते हैं। परिवर्तनशीलता क्या बात है। अब आपको पूरे लेक्चर को आप कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी से आप जोड़ कर देखेंगे, टटलेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा क्या सब में अपनी कोर ग्रुप छुपा हुआ है कि नहीं। अपने शब्द से परिचय कराते हुए क्या आगे की शब्दों को या शब्दकोशों को क्या कनेक्ट नहीं कर रहा है क्या? हाँ, टटोल कर आपको लगेगा निश्चित रूप से करा रहा है। हमारे मन मस्तिष्क के विवेचन की क्षमता पर यह निर्भर करता है कि मैं इन शब्दों से कैसे इंटरकनेक्ट कर पाऊं। तो आपको कनेक्ट करवाता हूं और एक एक चीज को अपने पुराने लेक्चरों को ही, यानी कि अभी थोड़ा देर में जो वार्तालाप के क्रम में बोला हूं उससे कनेक्ट कराने का प्रयास कर रहा हूं। आपको निश्चित रूप से कनेक्टिविटी कराता हूं। देखिए, एक नया वर्ड आएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी विशेषता भी है, वह विशेषता है परिवर्तनशीलता। क्या बात है, क्या बात है। कहा जाता है कि जब नदियां अपनी जल को थाम लेती है अपने दामन में और ठहराव आ जाता है, जब तालाब में ठहराव आ जाए, जब जल जो है अपनी विचरण करना, थिरकना बंद कर देता है, तो उसमें सरण पैदा होने लगता है। उसी तरह से किसी समाज, राष्ट्र या उसके संविधान या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना में जब तक परिवर्तन नहीं हो और वह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो और अपनी इन आवश्यकताओं के अनुरूप अगर परिवर्तन समाज नहीं कर पाता है या राष्ट्र नहीं कर पाता है, वह राष्ट्र की या तो विकास अवरुद्ध हो जाते हैं या फिर वहां पर विद्रोहात्मक शैली के कारण विद्रोह पैदा हो सकता है। एक असीम सी असंतोष की भावना घर करने लगती है और वही उसी राष्ट्र में अलगाववाद और क्षेत्रीयतावाद और ऐसे कई ऐसे नासुरों को जन्म देती है, कई कैंसरों को जन्म देती है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए वह घातक साबित हो सकती है। यह सब कुछ कोरिलेशन है। भारतीय संविधान के मनीषियों ने किस प्रकार से अपनी मन मस्तिष्क विवेचना के आधार पर यह भी संपादित करने का प्रयास किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूल स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए कि इसमें कभी सरण पैदा न हो, विचार की नवीन अवधारणाएं जुगरती रहे और विकास की गौरव गाथा की इस लोकतंत्र रूपी चक्र और पहिया में नई नई इबादतें लिखती चले जाए। यह भारतीय संविधान की खूबसूरती तो है, जो हम नई नई चीजें लिखते चले आ रहे हैं। हम 100 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर चुका है। यह हमारी विकासोन्मुखी लोकतंत्र की गौरव गाथा का गुणगान ही तो है, जो बार बार हम इसे लिखते जा रहे हैं, पटकथा पर लिखते जा रहे हैं। बहुत लोगों को तो यह लगा होगा कि यह विकासशील देश है जो अपनी आवश्यकताओं को दर बदर यह परिवर्तन करते जा रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम संविधानवाद वाले देश है। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम परिवर्तन भी करते हैं, क्योंकि यह समाज की आवश्यकता है, या राष्ट्र की आवश्यकता है, या मूलभूत आवश्यकता उन लोकतंत्र में निवास करने वाले, जनहित में वास करने वाले, जनहित की लोकोन्मुखी जो भी प्रोग्राम होते हैं, सरकार उसके लिए अनुरूप कदम उठाती है।
क्योंकि लोकतंत्र रूपी सरकार लोकोन्मुखी होकर और जनता के हित में कार्य करके उसमें परिवर्तन करती है, क्योंकि संविधान या सरकार हमारे लोगों के लिए है, लोगों को हितों के लिए है। और सरकार का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मूल स्वरूप में भी कहा गया है कि भारतीय यानी कि ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ये कहा गया है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सरकार की क्या क्या भूमिका हो सकती है, सरकार के उद्देश्य और कर्तव्य भी बताए गए हैं। क्या इन सारी कड़ियों को एक जगह पर जोड़कर एक मोतियों की माला बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कनेक्ट पकड़ पाते हैं कि यही है खूबसूरती हमारे भारतीय संविधान के, जो मूल अभिलक्षण के रूप में अलग अलग उपवन के फूल की तरह दिखते तो हैं, लेकिन जब हम इसे एक मोतियों की माला में गूंथने का प्रयास करते हैं तो मुझे आभास होता है कि यह भारतीय संविधान की एक एक यह जो फूल की कलियां है वह माला का निर्माण करती है, सुंदर सौलौना उपवन का निर्माण करती है। यह उपवन कोई और नहीं भारतीय संविधान के अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी एक एक करके जोड़ कर देखते हैं तो यह हम पाते हैं कि इन्हीं सभी अभिलक्षणों के कारण भारतीय संविधान जीवंत है, प्रगतिशील है और भारतीय संविधान हर एक लोगों की अपनी आकांक्षाओं और सरकार के लोकोन्मुखी बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। दैट्स इट, यही है भारतीय संविधान की समान अवधारणाएं, जिसकी विकास की संविधान के विशेषताओं की अभिलक्षणों को हमने टटोलने का प्रयास किया। वह सरासर मुझे लगा यह मोतियों की माला क्यों है जो भारतीय मनुष्यों ने अद्भुत रूप से गिफ्ट दिया है भारतीयों को, जिसकी चिंतन मनन और मना मस्तिष्क की बेहतरीन उपज है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, अब यह सारी चीजें मैंने 5 विशेषताओं को ध्यान में रखा, 6 विशेषताओं को ध्यान में रखा। मैं एक बार और स्मरण कराता हूं और इन कड़ियों को जोड़ करने का प्रयास किएगा और भारतीय संविधान को बनाने में इन 6 विशेषताओं ने किस प्रकार से मोतियों की माला की तरह भारतीय संविधान को कितना सुंदर, सलोना और सुलभ बनाया है, यह सब कुछ जोड़िएगा। इस मोतियों की माला की पहली कड़ी है संक्षिप्तता, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है अपने स्वरूप में स्पष्टता है और निश्चितता है, चौथा है जो जिसके लिए इतनी बातें की जा रही है वह है फंडामेंटल राइट और इन फंडामेंटल राइट्स को बचाने वाला स्वतंत्र न्यायपालिका, और सातवां है कि यह स्वतंत्र न्यायपालिका सारा चीज हो और उसमें समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तनशील नहीं हो, तो वह एक अच्छी तालाब होने के बावजूद भी जिस तालाब में नदियां की पानी रुक जाती है उसमें शरण पैदा करती है। इसलिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शरण पैदा नहीं हो, इसलिए प्रगतिशील इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमने 100+ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक पहुंचे होंगे क्योंकि हम संविधान वाले देश हैं। यह प्रगतिशीलता को बढ़ाता है। ये 6 फीचर है जो भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं है। पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, अंतर व्यक्ति कौशल के अक्षर पर ना सिर्फ अपने व्यक्तित्व को इनहांस कराएगा, लेकिन ये ऐसे लेक्चर आपको महती भूमिका निभाएगा। एक अच्छे लेक्चर को सुनकर एक अच्छे वाचक भी बन सकते हैं। आप अपनी संप्रेषण कौशल को न सिर्फ अपनी उच्चतम ऊंचाइयों पर आप ले जा सकेंगे, बशर्ते आपकी लेखन शैली में भी इनहांस करेगा। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष की ओर और चलते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर लेक्चर लेने के चक्कर में काफी चीजें मैं नहीं लिख पाया,
संक्षिप्तता है, व्यापकता है, स्पष्टता और निश्चितता है। चौथा फंडामेंटल राइट्स लिखाया था, मौलिक अधिकार लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स है। और पांचवा जो है, यह फंडामेंटल राइट्स को कौन सुरक्षा देगा, तो आपको न्यायपालिका होगा। और छठा जो हमने बताया था, यह सब कुछ होगा, यह सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर उसमें परिवर्तनशीलता नहीं हो, यानी कि समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं आ जाए, यानी कि चेंजिंग इज द नेचर ऑफ होल सोसाइटी। और ये तो नेचर है, परिवर्तन प्रकृति का गुण है, इट इज अ नेचर, चेंजिंग इज द नेचर ऑफ होल नेचर, माने ऐसी जो हमें जीवंतता बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। हर कुछ, अब आपसे यूपीएससी के सवाल ऐसे सीधे नहीं आते, उसमें कुछ इस प्रकार से प्रोवर्ब का यूज किया जाता है, और उस प्रोवर्ब को अगर आपने समझ गया या वो उस वाक्यांश की भाव को आप समझ लेंगे तो लिखना बहुत आसान होता है। जैसे यह होगा कि विचारों की शरण पर ही, विचारों के शरण पर ही नए विचारों का जन्म होता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। अब विचारों के शरण पर ही नए विचारों का जन्म होता है, इस टाइप की बातें अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उसकी प्रश्न का आप कितना न्याय कर पाएंगे अपने लेखनी के माध्यम से, यही प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यह बहुत जरूरी है कि कई बार विचारों की शरण पर ही नए विचारों का सृजन होता है, या तब उत्पन्न होता है कि कई बार होता है कि हम जिस विचार को मानते हैं उसमें तर्क बुद्धिवाद होता है, विश्लेषण होता है। ऐसा नहीं कि मैं जो कह दिया वही सत्य है, हमारी हो सकता है कि हम अर्ध सत्यवाद तो बोल रहे हो, हमारी अपनी सीमा है, अपनी बौद्धिक क्षमता की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हमने कई बुद्धिमान व्यक्तियों से तर्क बुद्धिवाद करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसमें से जो निचोड़ निकलेगा वह तर्क बुद्धिवाद की कसौटी पर रखेंगे। ऐसा नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, भाई भाई हमारी बात तो नहीं पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर मेरी बातों को कटिंग करना है, कट करना है तो तर्क बुद्धिवाद से कीजिए, हम तो बैठे ही हैं ना। लोकतंत्र रूपी जो ये घर है उसमें सभी को अपने विचार रखने की आवश्यकता है, और तर्क बुद्धिवाद कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आपकी तर्क में बुद्धि होगी, आपकी बात रखी जाएगी। संसद इसलिए भी है, संसद का स्थापना भी हम इसलिए कराए हैं, उस जिरह करने का वो जो है हर दिन जिरह होता है, वह तर्क बुद्धिवाद विश्लेषण के आधार पर ही होता है। संविधान के मनीषी बैठे हुए हैं, या उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट भी होते हैं जो अपनी विचार को रखते हैं। संविधान को मनीषी के ज्ञाता उनकी बातें को रखते हैं। तो यह सब कुछ, सबका लबोलुआब यह उभर कर सामने आता है कि भारतीय संविधान का अपना स्वरूप होता है, उनकी विशेषताएं होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यह सब कुछ को आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो हम बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट पर पहुंचते हैं। और हमारी भारतीय संविधान जीवंत इसलिए है क्योंकि जिंदा होने का हमने सबूत हर बार दिया है, और हमारे हाथ भी बंधे हुए ही हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि हम उग्रवाद से प्रभावित नहीं है, मानववाद से अभिप्रेरित है, तो उसमें भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हाथ है। और हम चूंकि लोकतंत्र रूपी जो मंदिर है उसमें अगर मान लिया जाए कि लोकतंत्र रूपी मंदिर में अगर पुरोहित भी सही नहीं हो और उसका पूजा कराने वाला भी उतना स्वच्छ नहीं हो तो बहुत चीज में आस्था रह नहीं जाती है। तो लोकतंत्र रूपी यह जो आस्था का घर है वह संविधान रूपी जो इतना पवित्र ग्रंथ है उसकी पवित्रता को बनाए रखना जरूरी भी है। इसलिए यह जरूरी भी है कि यह पवित्रता कैसी बनी रहेगी, यह पवित्रता तब तक बनी रहेगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मूल स्वरूप है कॉन्स्टिट्यूशन की, उनकी आत्मा की हत्या ना हो सके, उसका मूल स्वरूप बचा हुआ रहे, और उसकी मूल स्वरूप को बचाने का काम हमेशा सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या के आधार पर करती है। दैट्स इट। अब आपके किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक और उसका मेटाफिजिक्स करके भी आपको पॉलिटी में इस प्रकार के प्रश्न रखा जाए तो उसकी विवेचना करने की क्षमता, अद्भुत शैली का विकास, भाषा की आप किसी भी प्रकार के
यह मकर जाल में ना फंसकर आप उसकी गंभीरता और सटीकता को ध्यान में रखकर सिर्फ उसी कोर पॉइंट पर आप टारगेट करेंगे। चलिए दूसरा इसका एस्पेक्ट आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व, यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इंपोर्टेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है भारतीय संविधान की महत्ता किस बात को है, तो हम कहे कि भाई राबड़ी खाने से ऐसे स्वाद में लगता है, इस प्रकार के स्वाद होता है, और वह कभी राबड़ी खाया ही नहीं है, और उसकी हम स्वाद की व्याख्यान करें तो अब वही बात होगी, उस व्यक्ति को उसकी पता नहीं है और व्याख्यान पर व्याख्यान दिए जा रहे हैं, तो वह क्या इंटरेस्ट वह व्यक्ति लेगा उस व्याख्यान को सुनने में? नहीं। सेम चीज यहां करना इस बात को है कि इंपोर्टेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का महत्व क्या है, यह महत्व जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। अगर इस प्रश्न का हम सटीक उत्तर ढूंढने में सफल रहे तो हमारी यह लेक्चर के माध्यम से आप यह समझने में सफल हो जाएंगे कि रियल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी क्यों, तब हम महत्व तक पहुंचने में हम सफल होंगे, अन्यथा हमारी यह प्रयास बेईमानी सिद्ध साबित होगी। तो हम इस शब्द को पहचानने का प्रयास करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भैया आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और टटोलने का प्रयास कीजिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आप एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट को, एक एक एक्ट को, एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अचीवमेंट हमें प्राप्त हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में और दबाव डालने से, उसको कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। आप बोलेंगे कि पॉलिटी को इतनी गहराई से देखने की जरूरत है। यस, वैसा देखिएगा कि भारतीय शासन तंत्र में या राज्य व्यवस्था के स्तर पर विद्यार्थियों को नंबर ही नहीं आता है, और उसको लगता है कि सबसे हल्का कोई सब्जेक्ट है तो भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसको नंबर इसी में नहीं आया। क्यों नंबर नहीं आता? क्योंकि विश्लेषणात्मक क्षमता आपसे पूछता है, और विश्लेषण करने की क्षमता आपकी मार्केट में किसी भी प्रकार की उपलब्ध किताब में इस प्रकार की विश्लेषणात्मक क्षमता है ही नहीं। यह विश्लेषणात्मक क्षमता आपको लेक्चर सुनकर ही आएगी। यह लेक्चर आपको बहुत गंभीरता के साथ सुनना पड़ेगा, यह सुनने की कोशिश करना पड़ेगा, तब आप इनकी सतही जगहों पर जो आप तैर रहे हैं गहराई में, उसमें उतरकर बैठकर देखेंगे तो बहुत सारी मोतियों की प्राप्ति तभी हो पाएगी। देखते हैं और टटोलने का प्रयास करते हैं, तो टटोल कर हम देखते हैं और हम पाते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तो उनका मूल उद्देश्य क्या था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे फंडामेंटल राइट्स ही तो छीन लिए थे ना। अरे भाई, हम सही से न अपना व्यवसाय कर सकते थे, न सही से अपनी मनमर्जी के अनुसार व्यवसाय कर सकते हैं, और न किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, न अपने अनुसार से किसी प्रकार का हम घूम सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, या किसी प्रकार का न भाषण दे सकते थे, न अभिव्यक्ति की पूर्णतः उस प्रकार की स्वतंत्रता थी। इसी चीज की स्वतंत्रता तो हमको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मिला, जो अंग्रेजों के समय में नहीं था। और इसी फंडामेंटल राइट्स के लिए ही अगर देखेंगे, बहुत गहराई से देखेंगे, तो सारा का मूल जड़ फंडामेंटल राइट्स ही था। तो आपको पता चल गया होगा कि सारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ वो अधिकारियों के लिए ही तो लड़ रहे थे। आम आदमी की अधिकारों से मरहूम कर दिए गए,
उनकी भूमि ले लिए गए, उस पर अपने मनमाने ढंग से टैक्स वसूले जाने लगा। यह सब क्या था? फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन तो था, और इसके कारण हम फ्रीडम स्ट्रगल किए। तो हर जगह पर जितना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल होते चला गया, धीरे धीरे हमें एक चूसनी दिया गया चूसने के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का एक छोटा सा पार्ट दे दिया गया। फिर हम कहे कि नहीं, इससे बड़ा मुझे चाहिए, और ये बार बार फ्रीडम स्ट्रगल होते चला गया। लास्ट में जाकर 1947 में द आवर कंट्री इज फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश क्रूअल रूल, एंड देन आफ्टर वी सेलिब्रेट आवर द फ्रीडम। और हम लोग बहुत महसूस कर रहे हैं कि हम तो स्वतंत्रता वाले देश हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता को अक्षुण्ण कैसे बनाए रखे, कोई ऐसी कोई महाशक्ति फिर से ना आ जाए, या हमारे ही लोगों में से कोई ऐसी शक्तियां न निकल के आ जाए जो फिर से आम आदमी जिसके लिए संघर्ष इतना हुआ था, वह सबके फंडामेंटल राइट्स वंस अगेन इंक्रोचमेंट हो जाए या करटेल हो जाए। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधानित किया गया, इसीलिए उनके फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आया, और उसी फंडामेंटल राइट्स को यहां पर सुनिश्चित किया गया कि ये फंडामेंटल राइट्स आपको दी जा रहे हैं। बार बार कह रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बुक्स में ऐसे पढ़ लेने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। यह कंसेप्ट क्लियर होने के लिए लेक्चर को सुनना बहुत जरूरी है, और यह लेक्चर लगातार जारी हो रही है, और यह लेक्चर न सिर्फ अपने व्यक्तित्व को इन्हांस करेगा, एक कंसेप्ट के लिए लेयर पर आपको एक महती ऊंचाई देगा। यह कंसेप्ट लगातार जारी है, और इस लेक्चर को भगाकर नहीं देखना है। आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत गहनता, शालीनता, धैर्य बनाकर इन लेक्चरों को सुनना है, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो और कपिल शर्मा शो से आपका काम नहीं चलेगा। वही काम करना है तो इस चैनल पर मत आइए। अगर गंभीरता के साथ सुनना है, पूरी शालीनता के साथ सुनना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल आपको रियल मायने में यूपीएससी की सही प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करा रहा है। साथ ही हमारे संस्थान से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड है, और उनके मार्गदर्शन में यह क्लास दी जा रही है। तो आप इस स्तर को भी समझ सकते हैं। दूसरी तीसरी नंबर बात कि हम इसकी गुणवत्ता का आप चेक कहीं भी वीडियो के स्तर पर आप YouTube के इतिहास में कर सकते हैं। इसलिए जो भी लोग जुड़ रहे हैं, अपने जो अच्छे मित्रगण हैं या छात्र हैं या फिर सहपाठी है, वहां तक शेयर कीजिए, खासकर ग्रामीण स्तरों पर जहां कोचिंग संस्थान की उपलब्धता नहीं है, वहां पर भी इसे बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो इनकी बहुत आवश्यकता है उन लाभान्वितों तक मेरी यह वीडियो बड़ी आसानी के साथ, सुलभता के साथ, बिना काम धाम के आसानी से उनके दूरभाष यंत्र पर प्रेषित हो सके और उसे देख सके और लाभान्वित भी हो सके। चलिए, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसको कोरिलेट भी कराने का कोशिश कर रहा हूं। आप इस गहन जो विश्लेषण किया जा रहा है उसे सुनिएगा जरूर, क्योंकि लेक्चर को सुनना लोगों ने कम कर दिया है, और यही कारण है कि उनकी तर्क बुद्धिवाद विश्लेषण का जो उच्च कोटि के भाषा शैली का विकास नहीं हो पाया है। यह सब कुछ विकास होने में आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे। इसलिए जरूरी है इस लेक्चर को सुनना। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, बार बार सुनिए, और सुनने के बाद आपको आपके अंदर यह आत्मविश्वास का लबालब या भर जाएगा आत्मविश्वास, और आप अपने कॉन्फिडेंस का संचार भी होगा। चलिए, भारतीय संविधान की महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। हमने कनेक्टिविटी पीछे से करा ली, यानी कि फ्लैशबैक में जाकर आपको आभास कराया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़े हैं, तो उसमें आपने हिस्ट्री के स्तर पर किस प्रकार से फ्रीडम स्ट्रगल को समझा, बूझा, समझा है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका अंतिम ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या था। वह कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स रहा होगा।
तो सेम चीज है, उसका महत्व यही है। महत्व क्या है उसको कोरिलेट करने का कोशिश हम करते हैं तो सब चीज पा लेते हैं। यह क्रिस्टल क्लियर है, दर्पण की तरह यह सब कुछ स्पष्ट हो जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान हमारे देश की सामाजिक ढांचे की झलक में जाती है। द ग्लिम्पस ऑफ द सोसाइटी, द होल सोसाइटी विच indulge in the freedom struggle for the freedom, यह उनकी झलक दिखलवा देता है। उसके बाद में यह देता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। सरकार तो अंग्रेजों की भी सरकार थी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों की सरकार भी स्वतंत्रता के बाद जब हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब निर्वाचन करके एक लोकतांत्रिक सरकार बनाया, उसमें भी सरकार का कॉन्सेप्ट था। तो फिर अंग्रेजों की सरकार और हमारे सरकार में क्या कॉन्सेप्ट, क्या अंतर रहे होंगे? तो वही था मूल स्वरूप का अंतर। वह स्वरूप था, वह लोकोन्मुख नहीं था। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकोन्मुख है, लोकतंत्रवादी है और जनहित की भावना से अभिप्रेत है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे सरकार को अभिप्रेरित करने के लिए यह कैटलिस्ट की भूमिका भी निभाता है, अभिप्रेरित भी करता है। वह अभिप्रेरित करने वाला कोई और नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यह इनकी इंपॉर्टेंस और महत्ता को बताता है। ये इसके फीचर है। दूसरा नंबर बात है कि भारतीय संविधान का स्वरूप यह निश्चित किया जा सकता है कि हमारा स्वरूप कैसा है, यह स्वरूप देखने में कैसा लगता है। हमारा लोकतंत्र रूपी चेहरा कहीं विभक्त तो नहीं हो चुका है, कहीं विकृत तो नहीं हो गया है। यह सब कुछ आईना दिखा दे रहा है। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए टाइप ऑफ मिरर टू सी आवर फेस ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज our democracy becomes a cruel or it becomes a unrealistic or irrealistic. All see about in this face. This face is none other than those that is preamble. So preamble is called the preface of the constitution और ए मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ कोरिलेशन इन लेक्चर के माध्यम से आपको कोरिलेट नहीं करा रहा है। इस लेवल पर जाकर यूपीएससी सवाल करता है और आपको लगता है कि मैंने किताबें ढूंढ कर हार गए, इन प्रश्नों का उत्तर मैं कहां से ढूंढूं। और फिर वही पुरानी गाना याद आता है कि ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो, कहां खो गई कान की बाला रे। तो यह बरेली के बाजार में मिलेगी नहीं, यानी कि बाजार के किताबों में यह नहीं मिलेगी। यह सबको ढूंढना पड़ेगा ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर के कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के माध्यम से लेक्चर संप्रेषित या प्रेषित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म है जिसको बार बार विज्ञापन के तौर पर तो मैं नहीं कर सकता हूं, आपके दिलों पर यह राज जरूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। खैर, यह कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो सरकार के अंगों का नियंत्रण करता है। इट इज द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स नॉट मेक हिमसेल्फ ए डिक्टेटर, ही सस्टेन्स हिमसेल्फ या देयरसेल्फ एज ए फ्यूचरिस्टिक डिक्टेटर। वह भविष्य का तानाशाह न बन जाए, उससे बनने से रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। यह कॉन्स्टिट्यूशन का पावर। हमारे पड़ोसी में देख सकते हो कि लोकतंत्र के नाम पर हमारे साथ ही आजाद हुए। लोकतंत्र के कितना वह विभत्स स्वरूप देख चुका है और किस प्रकार से वहां तानाशाही का स्वरूप है, यह आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम इतने बड़े जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे यहां वैचारिक मतक नहीं हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। और यह मनभेद नहीं है, यही कारण है कि हम जो है एक लोकतंत्र रूपी
बहुविध संस्कृति होने के बावजूद भी आज हम सफल हैं, और इस सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेवार है, और उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम दुहाई दे रहे हैं, और इनको बनाने वाले को हम तहे दिल से शुक्रिया कभी कर रहे हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों को अगर मौलिक अधिकार, कर्तव्यों, इस सब की रक्षा करता है। नागरिकों को ये कहा जाता है कि अगर नागरिक की स्वतंत्रता ही नहीं हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूल स्वरूप में वह जीवंत रहने का परिचय नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता नागरिक की धरोहर है या अमूर्त मूर्ति है, जिसे फलीभूत कराता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यह लेक्चर लगातार जारी है कॉन्सेप्ट के स्तरों पर। अब आप इसे इन सारी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे बाजारू किताबों से, तो यह ढूंढे ढूंढे न मिलेगा सजना वाली बात हो जाएगी। इसलिए इस लेक्चर को आप पूर्ण समर्पण होकर सुनिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हर शब्दों का विश्लेषण कीजिएगा। हमने नंबर दिया है, व्यक्तिगत रूप से आप मुझे संप्रेषित भी कर सकते हैं, और दूरभाष यंत्र के माध्यम से आप वार्तालाप भी कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ वैसे छात्रों के लिए है जो बिल्कुल ही सजग हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः प्रेरित है, लक्षित है, टारगेटेड हैं। और लक्ष्य का उद्भेदन तभी हो सकता है जब उनके आपके प्रयास बहुत सटीक दायरे में और सटीक लक्ष्य पर पूरी जोरों शोर से चल रहा होगा। यह भाषा संप्रेषण की अद्भुत क्षमता आपको दिल में दस्तक दे रही होगी, तो एक बार मुझे संप्रेषित करके यह जरूर अभिप्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि आपका यह प्रयास निरंतर एक सही दिशा में जा रहा है। यह लेखनी से भी कुछ आप मुझे उद्घोषित करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम आपकी उद्घोषणा, आपके कमेंट को हम या इस दूरभाष यंत्र के माध्यम से हम आप सबके सामने रखेंगे। जिनके कमेंट सबसे बेहतर होंगे उनके कमेंट को यहां पढ़ा भी जाएगा वीडियो के स्तर पर। यानी कि इन शब्दों के साथ मैं आपको यहीं पर विराम देना चाहूंगा। मेरी बातें तो बहुत हो गई, आपको कितने स्तर तक अपने आप को कनेक्ट कर पाए या भी अपनी लेखनी के माध्यम से आप जरूर भी प्रेरित करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने मित्रों, सहपाठियों, भाई बहनों, रिश्तेदारों में जो आप व्हाट्सएप का खेल खेल रहे हैं, अच्छी चीजें और अच्छी सौगातें आप उन्हें भेजिए। ये सौगात उनके लिए जीवन को बदलने वाली साबित हो सकती है, और मैं उसमें थोड़ा सा भूमिका निभा दूं तो मुझे भी सुखद अनुभूति दे पाएगा। क्योंकि मानव अपने सदकर्मों से ही जाना जाता है। जब जीवन के अंतिम छोर पर हुआ चाहता है, जब जिंदगी की अंतिम वो कहते हैं कि अंतिम पल पर वह होता है, तो वह यही सोचता है कि मैं दुनिया को क्या दिया हूं। तो वह उस समय मुझे सुकून अनुभव करेगा, और शायद मुझे अनुभूति होगा कि मैंने भी कुछ अच्छा काम किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ, या कोई विज्ञापन नहीं दिया जा रहा है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अपने इस जो मैंने कुछ जिंदगी में सीखा है आप तक यह लाभान्वित करा रहा हूं, तो यह मेरे लिए एक सुखद अनुभूति होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं, और मैं यहीं पर आपको छोड़ देना चाहता हूं। फिर मैं अगले लेक्चर में आऊंगा और एक सिलसिला कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर की ओर लेते जाते हुए, सिर्फ पीटी के स्तर पर नहीं, फैक्चुअल चीजें ही नहीं, और सिर्फ फैक्चुअल चीजों को रटाना नहीं, कंसेप्ट कराऊंगा क्लियर। आपको लगेगा हमें घर पर बैठे बैठाए ऐसे लेक्चर सुनने को मिल रहे हैं, अमृत वाली मिल रही है, मैं अपने से खुद मुंह या मिट्ठू हो जाना पड़ रहा है। यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप वह अपनी लेखनी के माध्यम से आप कोशिश करेंगे। मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आपको सब प्रेम हमारी तरफ से। पूरी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारियों में लग जाए, और बिल्कुल ही लेक्चर को ध्यान से सुनिए अपने मित्रों में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, मैं भी अभी प्रेरित हो जाता हूं, मैं भी थोड़ा उत्साहित हो जाता हूं, उत्साह कर करके नए नए वीडियो लाने में मजे आते हैं, मुझे भी आनंद आते हैं। आप भी जीवंत होने का सूचना